बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशान बलोच और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से MCAT के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद देखी और फील किया कि उनसे क्या फ़ायदा और नुकसान होता है MCAT को हैंडल करने में। उन चीज़ों में से जो सबसे पहली चीज़ है वो है हेल्थ। देखें, आपकी सेहत जो है ना, ये आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है। अगर आप किताबों के हाफिज़ भी बन जाएं और हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आपको 100% भी आता हो, लेकिन अगर आपकी सेहत के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपका वो जो सारी मेहनत होगी, आपकी उस सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप कोशिश किया करें कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह हर रोज़ किया करें। वैसे मेरे ख्याल में अभी तो मैं भी नहीं करता और उस वक्त भी नहीं करता था, लेकिन मेजॉरिटी इस चीज़ को नहीं करती। लेकिन अगर आप करेंगे तो आप बेहतर इफ़ेक्ट्स इसके देखेंगे। उसके अलावा आप अपनी मील्स के ऊपर फोकस रखें, कोई भी मील स्किप ना किया करें। जब आप मील स्किप करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो एक फास्टिंग स्टेट में चली जाती है और उसकी जो एपेटाइट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जिससे आपको पता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके दिमाग की वर्किंग के लिए भी आपको कुछ ख़ास न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं। तो आप जो है आपकी जो सेहत है आप उसको ऊपर तवज्जो दें। आप मील्स अच्छी लें, आप नींद अच्छी लें, आप एक्सरसाइज किया करें और उसके अलावा भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ख़ुद को बचा कर रखें। इसके बाद जो दूसरी बात है वो थोड़ी सी रिलेटेड ही है, वो है स्लीप। टेक इनफ स्लीप। तो इसके बारे में आप देखें, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप कम सोएंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैं एक दिन सोता था, एक दिन जागता था, और सोता भी जब था तो सिर्फ 6 घंटे सोता था, लेकिन उसका एडमिशन हो गया। लेकिन जो बेहतर चीज़ ये है कि आप अपनी नींद जो है इसको पूरी रखें। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब आप बिलफर्ज आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं और 6 घंटे सो रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ख्याल आता है कि भाई 20 घंटे पढ़ लेता हूँ तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे। लेकिन यकीन माने उसका नुकसान क्या होगा आपको कि आप जब 20 घंटे पढ़ेंगे तो पहले जो आप 18 घंटे पढ़ रहे थे वो भी आपके सारे पानी में मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप रात को सिर्फ 4 घंटे सोएंगे तो पूरा दिन आपको जो वीकनेस, डिजीनेस और जो कंसंट्रेशन का आपका लॉस होगा वो आपके पूरे दिन की मेहनत को ख़राब कर देगा, उस पर पानी फिर जाएगा। जब मैंने भी ये काम किया हुआ है 20 घंटे पढ़ने वाला कुछ दिनों के लिए, लेकिन मुझे जल्द ही रियलाइज़ होगा कि इसका मुझे नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने एक प्रॉपर स्लीप लेना शुरू कर दी। उसके अलावा ये होता है कि देखें, आपका जो माइंड है ना, जब मैंने कुछ 1-2 वीक्स ऐसे कम स्लीप के साथ गुजारे तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा जो माइंड है वो चीज़ों को कम रिटेन कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन लूज़ हो रही है, उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो स्किल है, उसकी जो शार्पनेस है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जो आपका माइंड है वो डल पड़ जाता है। आपको पता है कि आइंस्टाइन जो थे वो 12 घंटे तक सोते थे और वो इसलिए सोते थे कि अपने क्रिएटिविटी लेवल को ज़्यादा कर सकें। तो देखें, ये MCAT भी एक नर्व्स की गेम है। अगर आपका माइंड डल हो जाएगा तो आप MCAT को अच्छी तरह से टैकल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो तीसरी बात है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा मसला है जो अक्सर स्टूडेंट्स को उनके जो होता है मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक देता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये होता है कि कुछ लोगों को स्ट्रेस का इतनी एक्सेसिव होती है स्ट्रेस के उनको पैनिक अटैक्स आते हैं और कुछ को डायरिया हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन का लिंक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो इसके लिए भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं अपने माइंड को एक स्पेशल तरीके से ट्रेन करता था। वो आपको भी मैं बताता हूँ, शायद आप भी उस बात को समझ सकें। तो वो कुछ इस तरह होता था कि जब मुझे लास्ट डे है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट से पहले का टाइम है, तो मैं खुद से एक सवाल करता था कि भाई तू टेंशन ले रहा है, तू किस बात की टेंशन ले रहा है? तो जवाब आता था कि यार मेरिट ना रह जाए मेरा, मैं इस चीज़ की टेंशन ले रहा हूँ। तो मैं कहता था कि यार तूने 1 साल लगाया है पूरा, तूने इतनी मेहनत किया, तूने जो कुछ होता था वो कर लिया है, अब देख आखिरी काम ये कर ले कि स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस इस बात की है तुझे कि एडमिशन ना हो, लेकिन ये स्ट्रेस ही वो हर्डल है, और यकीन माने वाकई हर्डल है ये। कुछ लोगों का मेरिट सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बनता। तो मैं अपने माइंड को समझाता था कि यार तूने सब कुछ जो कर दिया है तो आखिरी काम ये कर ले कि स्ट्रेस ना ले। अगर फेल हो गया खुदा न खास्ता तो फिर बैठ कर जितनी मर्जी है स्ट्रेस लेते रहना। तो अगर आप ये अपने माइंड को ये बात समझा सकें तो मेरे ख्याल में आप स्ट्रेस के जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा कि अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अगर अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे आप तो आपको इतनी स्ट्रेस नहीं होगी, लेकिन आप वेल प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपको स्ट्रेस आपको ज़्यादा होगी। उसके बाद इससे ही लिंक्ड एक और पॉइंट है कि
वर्क मैक्सिमम एक्सपेक्ट मिनिमम। ये क्या रूल है? इसमें यह है कि देखें, आप जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ाई अपनी मैक्सिमम करें, लेकिन अपना टारगेट जो है वो मिनिमम रखें। मिनिमम टारगेट से क्या मुराद है कि जैसे मेरा ख्वाब था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, मैं कहता था कि यार काश इधर मेरिट बन जाए, अपनी लाइफ सेट है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता था कि यार अगर मेरा कहीं निचले मेडिकल कॉलेज में भी हो जाए, डेरा गाजी खान में भी हो जाए तो ठीक है, मैं चला जाऊँ, ठीक है, आई वॉज ओके विद दैट। तो जब आप सोच कर जाएंगे कि भाई मैंने 196 नंबर ही लेने हैं, मैंने अपना एग्रीगेट 95-96 ही बनाना है, तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का एक बोझ सा आ जाएगा, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ होगा वो आपको और आपको टेंशन देगा। इसलिए आप इतना वर्क अप मैक्सिमम करें, लेकिन आप जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो अपनी लो रखें। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल मैटर्स। तो कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह मैटर करता है कि आप, इसके बारे में मेरा एक सादा सा रूल है कि पूरा सेशन आप ऐसे रहें जैसे आप द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हैं। वो किस तरह के, जब आप ऐसे फील करेंगे कि आप अंडर परफॉर्मिंग हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं हर लम्हा। इतना अंडर परफॉर्मिंग और इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि आप स्टडीज़ को ही छोड़कर बैठ जाएं, लेकिन इतना अंडर कॉन्फिडेंट हों कि आप हर लम्हा खुद को बेहतर करते रहें। अब मुझे याद है जब मुझे भी ज़रा सा भी फील होता था कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं बुक बंद करता था, बाहर जाता था, म्यूज़िक लगा कर बैठ जाता था, ठीक है। तो बंदा टाइम वेस्ट करता है अगर बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए अपनी तैयारी के बारे में। लेकिन लास्ट डे के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपसे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन किसी की भी नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर किसी ने भी नहीं पढ़ा। याद रखें कि अगर आपका लास्ट डे पर कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आपका, आपने वो बरकरार रखना है, क्योंकि आपने अपनी बेस्ट दी है। अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी बेस्ट दें और उसके बाद कहें कि भाई मैंने सब कुछ कर दिया, अगर आप मुझे ये चीज़ मिलनी हुई तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलनी हुई तो ना मिलेगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यू कैन नॉट रीच परफेक्शन। इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस लेवल से ही मैटर लिंक है कि देखें, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन जो होनी है वो बेस्ट होनी चाहिए, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ बेहतरीन हो तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर, उसने किंगडम्स नहीं पढ़े थे बायोलॉजी में से, ठीक है। तो जब उसने किंगडम्स नहीं पढ़े, जब वो पेपर देने जा रहा हो, शायद उसको लग रहा हो कि भाई मैंने तो इतने 70 पेजेस मैंने छोड़ दिए हैं, अब मेरा एडमिशन कैसे होगा। तो अगर उसी टेंशन में उसने दूसरा पेपर ख़राब कर दिया हो, बाद में उसने जाकर देखा, उसने कहा कि भाई इसमें से तो कोई पेपर आया ही नहीं है किंगडम्स में से, तो अब उसके डर में, उसकी टेंशन में उसने बाकी पेपर ख़राब कर दिया। तो इस बात को आप ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट हो, और ना कोई, मेरे ख्याल में कोई परफेक्ट होता है तैयारी में। कोई ना कोई टॉपिक्स, कोई ना कोई यूनिट्स बंदे की वीक रह ही जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से इजी एमसीक्यू आ जाता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वही टॉपिक में से वही एमसीक्यू आए जो आपको ना आता हो। और अगर वो आ भी जाए तो खैर है, कुछ तो एमसीक्यूज़ गलत होने ही है ना, ऐसे तो नहीं ना कि आप सारे एमसीक्यूज़ आपने ठीक ही करने हैं। तो इसलिए इतनी टेंशन आ रहा है, अगर आपके 1-2 टॉपिक रह गए हैं, आपको कोई सब्जेक्ट में थोड़ी सी कुछ वीकनेस है, तो आप टेंशन मत लें, हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का पेपर आसान आ जाए। तो इस बात को आप याद रखें कि आप परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकते, और इट इज़ ओके, ठीक है। अगर आप 100% परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, मेरे ख्याल में टॉपर भी नहीं होगा। उसके बाद डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। इस कंपैरिजन के अब 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है पॉजिटिव, दूसरा एस्पेक्ट है नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप अपने आप को अपने कोलीग से कंपेयर करें। आप हैं, आपका दोस्त है, आपका लंगोटी यार है जो आपके साथ शुरू से पढ़ता आया है, अब आप दोनों एकेडमी में गए हैं, अब उसके एमसीक्यू ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, आपके थोड़े ठीक हो रहे हैं, तो आप कहें, आप खुद से सवाल करेंगे, भाई मैं पीछे क्यों रह रहा हूँ, हम अभी तक साथ साथ आए हैं, साथ जितने हमारे नंबर हैं, मार्क्स हैं, अभी आकर ये आगे चला जा रहा है और मैं पीछे रह रहा हूँ, तो ये क्यों? तो ऐसा कंपैरिजन, एक पॉजिटिव कंपैरिजन आपको पंप करता है, आपको ट्रिगर करता है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। लेकिन एक नेगेटिव कंपैरिजन होता है, वो ये है कि फ्रेशर्स अपने आप को रिपीटर से कंपेयर करने लग जाते हैं। फ्रेशर्स अपने आप को, रिपीटर्स जो होते हैं वो आपको अपने आप को 2 साल के रिपीटर से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इस बात में एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि बिलफर्ज मैं आपको एक पेज दूँ और मैं कहूँ कि इस पेज को याद करो, और दूसरे लड़के को भी एक पेज दूँ, मैं कहूँ कि इस पेज को याद करो। अब एक चीज़
आप देख लें कि इसमें इस पेज को याद करने में सिर्फ 1 घंटा लगना है, अच्छी तरह से याद ये 1 घंटे में हो जाएगा। अब एक को मैं दे रहा हूँ 1 घंटा, दूसरे को मैंने दिया है 24 घंटे। अब दूसरा 24 घंटे उस पेज को याद करता रहे, 24 बार उसने उसको रिवाइज कर लिया। पहले बंदे ने सिर्फ 1 बार उसको पढ़ा है और 1 घंटा लगाया है, जिसमें उसने अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि उसको पेज को याद करने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए। जब मैं सुनूंगा तो दोनों मुझे इक्वली सुना देंगे, क्योंकि 1 घंटे वाले को भी 1 घंटे ही चाहिए था, उसको 1 घंटा मिल गया, उसने याद कर लिया, तो उसने भी वैसा सुना दिया, 24 घंटे वाले ने भी वैसा सुना दिया। तो इस बात को देखें कि 3 महीने काफ़ी हैं आपके लिए। अब अगर किसी ने पढ़ा है ज़्यादा, तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने नहीं लिया होता, वो असल में पहली बार उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, तो इसलिए वो रिपीट कर रहे होते हैं और अब दूसरे साल में आ गए होते हैं। अगर पहली बार उन्होंने पढ़ा होता तो उनको एडमिशन हो जाता, लेकिन अक्सर ने इतना खास पढ़ा नहीं होता, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए 3 महीने इनफ नहीं होते। लेकिन 3 महीने एक अच्छे बच्चे के लिए काफ़ी हैं, तो इसको आप अपने कंपेयर करके दूसरों के साथ उनको टेंशन में नहीं देना, स्पेशली रिपीटर्स के साथ उनको कंपेयर नहीं करना। उनका नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जो इतना ख़ास ज़रूरत जिसकी नहीं होती। दूसरी बात, उसके बाद एक और बात है कि इजी MCQs गलत करना MCAT में। अब देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना इसको सीरियसली लेना चाहिए। लोग इसको बहुत अब मैं था, जब मैं टेस्ट सॉल्व करता था पहली बार 2018 में, तो मेरा ये असूल था कि मैं जो MCQs मेरे होते थे ना, जो मुझे लगता था कि ये इजी MCQs गलत हुए, मैं उनको स्किप करता था। मैं कहता था कि यार ये तो आता तो था ना, गलत हो गया तो क्या है। तो मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं टेस्ट देने जाऊंगा तो ऐसे MCQs होंगे जो मुझे आते ही नहीं होंगे। मुझे जब कोई कहता था ना कि मैक्सिमम MCQ ऐसे होते हैं जो आपको आते होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं, मैं कहता था कि यार अजीब इंसान है, इजी MCQs तो तब गलत हो जब आते हों, मुझे तो आते ही नहीं होंगे। लेकिन जब MCAT दिया मैंने, तो उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ, इजी MCQs गलत होते हैं, और मेजर पोर्शन ही इजी MCQs का होता है। अगर किसी बंदे के 20 MCQs गलत हुए हैं तो उसमें से 15 MCQs ऐसे होंगे जो उसके ईजी होंगे। तो आप इनको शुरू से एक ऐसा माइंड सेट लेकर आएँ, जो भी टेस्ट सॉल्व करें आप उसमें से देखें कि कोई भी इजी MCQ आपका गलत ना हुआ हो, कोई भी इजी MCQ गलत ना हुआ हो, और अगर हुआ हो तो उसको आपने प्रोब करना है उसका रीज़न कि वो क्यों गलत हुआ। उसके बाद जो मेरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एनालाइज योरसेल्फ। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं ख़ास तौर पर रिपीटर्स के लिए रखूँगा कि जब रिपीटर्स का एडमिशन नहीं होता तो वो क्या, उनसे जब रीज़न पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो वो क्या कहेंगे, उनमें से अक्सर वो कहेंगे जनाब लक का सारा सीन था, लक की वजह से नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी, अल्लाह ने हमारे लिए ये रखा नहीं था। ठीक है, वो जनाब स्ट्रेस हो गई मुझे। तो वो इन रीज़न्स को अपने पर्सनल मिस्टेक नहीं समझते, वो इन जो रीज़न्स हैं उनसे भागते हैं और इनको लक पर डाल देते हैं, या किस्मत पर डाल देते हैं, या अल्लाह की जो लिखी हुई तकदीर है उस पर डाल देते हैं। तो भाई ऐसा ना किया करो। जब आपका एडमिशन नहीं हुआ, अगर आपकी बिलफर्ज आप के ईजी MCQs गलत हुए हैं तो यार ये आपकी गलती है। अगर आपने सीक्वेंस की कोई गलती कर दिया तो ये भी आपकी गलती है। आपको देखना चाहिए था, आपको इस तरह प्रिपेयर खुद को करना चाहिए था कि आप सीक्वेंस की कोई गलती ना करें। मेरे ऐसा एक दोस्त है जिसका तीसरी बार एडमिशन नहीं हुआ था और सीक्वेंस की मिस्टेक से नहीं हुआ था। तो अब मैं उसको यही कह सकता था कि भाई तुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए था कि सीक्वेंस मिस्टेक तेरी ना हो। जब भी तू टेस्ट सॉल्व कर रहा हो उस वक्त तुझे ये ख्याल रखना चाहिए था कि तेरी सीक्वेंस मिस्टेक्स ना हो, लेकिन तूने खुद की है, ये तेरे हाथों से हुई है, किसी ने पकड़ कर तो नहीं ना करवाई तुझसे। तो अगर सीक्वेंस मिस्टेक आपकी हुई है तो वो भी आपकी गलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी बंदे की गलती होती है, लेकिन बंदा क्या करता है, वो फेंक देता है लक के ऊपर। तो हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें ताकि आप उनको दूर कर सकें। आप अगर सेशन में हैं, आपका सेशन चल रहा है, आप साथ साथ FLP सॉल्व करें और देखें कि आप किस सब्जेक्ट पर वीक हैं, किस सब्जेक्ट पर आपकी कमी है, और उसको दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब लक की कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें लक मैटर करता है। जैसे एक मेरी जानने वाली थी जो किसी ठंडे इलाके में रहती थी, तो जब MCAT था तो MCAT उनका था एक गर्म इलाके में। ठीक है, तो जब वो गर्म इलाके में गई और उधर का टेम्परेचर उनको, क्योंकि वो ठंडे इलाके में रहने वाली थी, तो उनका जो गर्म टेम्परेचर था ना इधर का सरगोदा का, वो उसको अच्छा नहीं लगा। वो उसकी जो बॉडी थी उसको वो बियर नहीं कर सकी, और उसको एक आप समझते होंगे हीट स्ट्रोक, जिसको हम नक्सीर या नकीर भी कहते हैं, ये नाक से खून आना और ये चक्कर बहर आना, तो उसको टेस्ट के दौरान ये हो गया उसके साथ।
जिसकी वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो गया। अब ये एक वाकई जेन्युइन रूल है। अब ये उस अल्लाह ने उसके लिए शायद बेहतरी समझी इसमें कि उसका एडमिशन उस साल ना हो, या उसके लिए कोई बेहतर प्लान होगा अल्लाह का, तो उसका ये अल्लाह ने रोल प्ले किया और ये काम हुआ उसके साथ। लेकिन अब बाकी चीज़ों को आप लक के ऊपर ना डाल दिया करें, ख़ुद को अच्छी तरह से एनालाइज करें और उन मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करें। और लास्ट पर जो मेरी बात है अब वो ये है कि अवॉइड मिस गाइडेंस। इससे क्या मतलब है? देखें, जब भी आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, बिलफर्ज आप मुझसे ही गाइडेंस ले रहे हैं, अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो ये नहीं है कि मेरी अगर मैं टॉपर भी हूँ, वैसे टॉपर नहीं हूँ, लेकिन अगर टॉपर भी हूँ मैं MCAT का, तो फिर भी मेरी हर बात पत्थर पर लकीर नहीं होगी, कुछ इसमें भी फ्लॉज होंगी। ये हर बात आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी, आपकी सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, आपके हालात डिफरेंट हैं, आपके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिफरेंट है, आपकी स्टडीज़ के मेथड हो सकता है कि आप अपने स्टडीज़ मेथड को फॉलो करके मुझसे ज़्यादा आगे चले जाएं, बजाय कि मेरे स्टडीज़ को मेथड को फॉलो करें और अपनी जो बेहतर रास्ता है उसको छोड़कर मेरे रास्ते पर चले आएँ। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना किसी को। मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि एक बार मुझे किसी सीनियर ने ऐसे ही, मैंने उससे कोई बात पूछी, उसने मुझे एक बात बताई जिसको मैंने पत्थर पर लकीर एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट समझ लिया। और मैं वो बात नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर वो सीनियर सुन रहे हुए तो उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए, लेकिन वो आपको मैं बताऊं कि उस चीज़ की वजह से मेरे कोई 10 से 15 MCQs उस मिस गाइडेंस की वजह से 2018 के MCAT में गलत हुए। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी से भी अगर गाइडेंस ले रहे हो, पहले तो ये देखें कि क्या वो बंदा गाइडेंस देने के काबिल भी है या नहीं। फिर आप अगर वो आपको लगे कि हाँ ये बंदा तो ठीक है, जैसे YouTube पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो पता नहीं जो खुद क्या कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या थे, लेकिन वो MCAT के उस्ताद बने पड़े हैं। तो ऐसे लोगों से आप उनकी वीडियोस देखने से पहले थोड़ा सा एहतियात किया करें। किसी से भी ऐसे गाइडेंस लेने से पहले देखा करें कि क्या ये बात इसकी वैलिड है, क्या ये बंदा इस बात के काबिल है कि इसकी बात को फॉलो किया जाए, क्या ये इस काबिल है, इतना क्या ये मोहतरम है। उसके बाद ही उसकी जो गाइडेंस है उसको फॉलो किया करें। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल्ड गाइडेंस और डिटेल्ड अप्रोच चाहिए हो MCAT के लिए, तो आप मेरी जो PDF मैंने लिखी थी 1-2 महीना पहले, गाइड टू MD-CAT, आपको पढ़ सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी, फेसबुक पर आपको मिल जाएगी, या मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं ज़ीशान बलोच पर। ज़ीशान बलोच मेरा नाम है और आपको मैं उसकी लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।